नाज़रीन, आज बड़ा एक हैपनिंग डे है। केपी हाउस को जो है ना वो एक किस्म का पार्टी ऑफिस बना लिया गया और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। पूरी कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है। कौमी सलामती खतरे में है। तमाम तर गुजारिशात का जो सेंटर है वो पिंडी है। न्यूट्रल्स पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, तो न्यूट्रल्स एक्चुअली कहीं और देख रहे हैं कि अमेरिका के बाद चीन से भी एक साइफर आ गया है। अब आप इसको जरा वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी उसके साथ आप रिलेट करें तो फिर बहुत सी चीजें जो है वो अया होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज बड़ा एक हैपनिंग डे है। जी हाँ, हैपनिंग डे से मुराद है कि आज बहुत सी एक्टिविटीज़ होनी है और ख़बरें काफ़ी ज़्यादा होंगी। ज़ाहिर बात है, जब इतनी ज़्यादा तकरीबात हों तो पता लग जाता है कि आज का दिन कोई ना कोई ऐसे बयानात आएंगे जो काफ़ी अंडर डिस्कशन रहेंगे। हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो खबरें ऑलरेडी आ चुकी हैं ज़रा उसके ऊपर भी बात करते हैं, उस पर भी तबसरा और तजिया चलेगा। हैपनिंग्स के हवाले से सबसे पहले तो आपको बता दें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो सालाना बजट है वो आज पेश किया जाना है और जब तक शायद आप ये वीलॉग देख रहे हों या देख चुके हों तब तक शायद वो बजट आ भी चुका हो, लेकिन मैं तफसील से अगले वीलॉग में उसके अंदर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले पंजाब के हवाले से सूरत हाल ये है कि कल मैंने आपको जिस तरह बताया था कि अवैस लगारी जो हैं वो ये पंजाब का बजट जो है पेश करेंगे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन भी जो है वो अब जारी हो चुका है। लेकिन आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिए मुस्लिम लीग नून की नाअहली का कि कितनी देर हो चुकी है इनकी हुकूमत को आए हुए, लेकिन इनके पास बजट पेश करने के लिए एक वज़ीर का इंतज़ाम नहीं हो सका और ये जिम्मेदारी आर्जी तौर पर जो है अवैस लगारी साहब को दी गई है। तो इसमें कितनी को इनकी इनपुट होगी, कितना को इनके कोई विजन होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं बार बार ये बात कहता था कि जी हमज़ा शहबाज जो हैं वो आ तो गए हैं, अपने वालिद साहब की साबिक जो उनके पास ये कुर्सी थी उसके ऊपर आके बैठ तो गए हैं, लेकिन क्या वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताऊँगा कि हमज़ा शहबाज की जो परफॉर्मेंस है वो कोई ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मैं जो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई ख़ास किस्म का, जिसे मैं कहूँ ना कि मैं कहूँ कि जनाब बड़ा कमाल किया है, कोई ऐसी चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ बजट के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो सूबाई मतलब उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, 30% उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो वफाक के अंदर 15% का इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 30% इसके अंदर जो है वो इजाफा किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इसी से रिलेटेड ख़बर ये है कि परवेज़ इलाही साहब का एक बयान सामने आया था और वो आज अखबारों में भी छपा हुआ है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के पास तो अक्सरियत ही नहीं है, तो ये इस बजट को पास किस तरह करवाएंगे। अब ज़ाहिर बात है, ये बिल्कुल उनका मेरे ख्याल में फैक्चुअल बात है कि अगर वो बजट नहीं पास करवा सकते तो ये हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो ये, और ये ज़हन में रखिएगा उनको सादा अक्सरियत चाहिए इसके लिए। तो आज जब ये जारी, अभी तो बजट प्रेजेंट होगा, उसके बाद उस पर डिबेट होगी, ये सारी चीज़ें, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो सब कुछ पता लग जाएगा कि जनाब मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। 2-4 लोग वैसे वापस हुई, इनके मुनरिफ अराकीन जो हैं उनकी वापसी हुई है, तो नंबर गेम तो एक्चुअली इनकी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। फिर वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी हमारी जो 5 सीटें खाली हुई हैं जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर हैं, 3 ख़वातीन की और 2 अक़लियती नशिस्तों की, वो भी सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिली। सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। अच्छा, पंजाब से ही रिलेटेड एक और ख़बर ये भी है कि ज़िमनी इंतख़ाबात जो होने जा रहे हैं 17 तारीख को, 17 जुलाई को, उसमें एक ख़बर ये आई थी कि एजाज़ चौधरी साहब अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते थे। तो इसके सिलसिले में इन्होंने चंद वो जो जलसे जुलूस और एहतजाज हुए थे उसके अंदर बड़ी ही लूज टॉक भी की थी, बड़े अजीब किस्म की ज़बान जो है उन्होंने इस्तेमाल की थी। लेकिन अब ये ख़बर आई है कि जी उन्होंने अपने बेटे को दस्तबरदार करवा लिया है और वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब देखना ये है कि उस हल्के से जो है वो किसको टिकट मिलता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक ये फाइनल नहीं कर सकी है, ये भी फाइनल नहीं कर सके, मुस्लिम लीग नून भी फाइनल नहीं कर सकी कि जी ज़िमनी इंतखाब में एक्चुअली टिकट देना किसको है। लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह तो जमा करवा दी हैं, लेकिन टिकट्स किसको जारी होंगे ये अभी तक सामने नहीं आया। सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि किसके नाम ये कुरा निकलता है। इसके अलावा एक और ख़बर जो इमरान खान साहब के आज के हवाले से है, आज केपी हाउस के अंदर बड़ा वो बिज़ी दिन गुजारेंगे। इवन दो इस्लामाबाद के अंदर वो हैं, लेकिन केपी हाउस के अंदर जो बेसिकली उनकी हुकूमत है
तो उनके पास ओहदा तो कोई नहीं है, लेकिन मतलब सरकारी ओहदा तो फिलहाल इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन केपी हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप समझ लीजिए कि केपी हाउस को जो है ना वो एक किस्म का पार्टी ऑफिस बना लिया गया है। तमाम तरह अहम मीटिंग्स, तमाम तरह अहम मुलाकातें वो केपी हाउस के अंदर चल रही हैं और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जो मर्जी आए वहाँ पे खाबे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वैसे तो हर बात के ऊपर खान साहब जो हैं वो हमें ईमानदारी के दर्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकारी वसाइल के साथ क्या कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। आज उनकी मोहम्मद खान शेरानी साहब के साथ मुलाकात है। ये मोहम्मद खान शेरानी साहब वही हैं जिनके मौलाना फजल रहमान से जो है ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी। दिसंबर 2020 में 4 रहनुमाओं समेत इनको भी, शेरानी साहब को भी, इनको JUIFA से निकाल दिया गया था जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ JUIFA के अंदर अलम बगावत बुलंद किया था। तो उनकी अब इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है और इनको एक्चुअली इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था जब इनको निकाला गया था, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी असल JUIFA तो हम हैं, मौलाना फजल रहमान नहीं है, हम हैं। बल्कि वो कह रहे थे JUIFA मत कहा करें, इसको जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान कहा करें और हम इसके वाली वारिस हैं। ये फजल रहमान ग्रुप अलग है, असल वाली वारिस जो हैं वो हम हैं। तो इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो किसान कन्वेंशन से भी आज खिताब करेंगे। इमरान खान साहब ने कल रात को डॉक्टर बुई पीरज़ादा को एक अदद इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये फरमाया था जी पूरी कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है, कौमी सलामती ख़तरे में है, ये इन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर कहा था। तो बेसिकली वही बात यही है कि तमाम तर दुआएं और तमाम तर गुजारिशात और तमाम तर जो रिक्वेस्ट हैं उसका जो सेंटर है वो पिंडी है कि जनाब इत्थे ध्यान दो, ताड़ी मेहरबानी की करते पे हो तुसीं। और पूरा मुल्क भी जो है वो आपकी तरफ देख रहा है कि जनाब कोई एक्शन लें, कोई खुदा के लिए कोई इस तरह बैठे ना रहें। वो और बात है कि दूसरी जानिब जहाँ पे ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और वहीं पे इनके जो चाहने वाले, इनके वोटर सपोर्टर हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हर किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेड्स चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दो धारी तलवार के साथ जो है ये काम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक खबर जो आपके लिए बुरी खबर है वो बिजली के हवाले से है। बिजली के हवाले से खबर ये है कि अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट लगाते हुए पर यूनिट जो है वो 4 रुपये उसके बिलों के अंदर जो है इजाफा कर दिया गया है। दिस इज़ ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सिर्फ अप्रैल के लिए जो है वो ये इजाफा किया गया है। तो पहले ही बिजली के झटके लोगों को लग रहे थे, लोड शेडिंग के मसाइल भी थे। वैसे लोड शेडिंग जो है मैं ये ज़रूर कहूँगा कम से कम मेरे इलाके में, आप भी इस पर कॉमेंट कीजिएगा कि आपके इलाके में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। अलबत्ता मेरे इलाके में 4 घंटे की तकरीबन लोड शेडिंग, 3.5-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वो इन फॉल्ट्स के अलावा है। जिस तरह मैं कल रात की आपको बात बता दूं कि कल रात मेरे यहाँ पे तकरीबन कोई 11 बजे के आसपास लाइट गई और उसके बाद 3 बजे जाके लाइट आई, तो तकरीबन 4 घंटे तो सीधा ठा करके वैसे ही लोड शेडिंग हो गई। तो ये इसके अलावा है। तो उसके बाद अब बिजली के बिल के अंदर भी जो है वो इजाफा हो रहा है और मतलब कोई पुरसान हाल नहीं है। ऑब्वियसली ये हुकूमत जो है इसके ऊपर, इस बात के ऊपर तनकीद हो रही है और मेरे ख्याल में जायज़ तनकीद हो रही है कि जनाब ये बार बार कहते थे जी हम तजुर्बाकार हैं और देखिएगा हम क्या करके दिखाते हैं। तो फ़िलहाल की जो अब तक की परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही ख़राब किस्म की परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो परफॉर्मेंस के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि सर्वेज़ हैं वो आपको एक बैरोमीटर बता देते हैं कि लोगों के हवाले से, लोगों की पल्स क्या चल रही है इस हुकूमत के हवाले से। एक ये ताज़ा सर्वे इप्सॉस का एक सर्वे सामने आया है जिसमें माली सूरत हाल लोगों की कैसी है इस हवाले से ये सर्वे किया गया था। तो मार्च में लोगों से ये सवाल किया गया कि जी आपकी माली सूरत हाल जो है वो कमज़ोर है या मुस्तहकम है, क्या सूरत हाल है। तो मार्च में जब ये सर्वे हुआ था तो 42% लोगों ने कहा था कि जी हमारी माली सूरत हाल कमज़ोर है। वो तादाद अब 45 हो गई है, 42 से 45 में चली गई है। आइंदा 6 माह में माली सूरत हाल की बेहतरी की उम्मीद कितने लोगों को है, तो 60% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें अब कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मतलब आधी से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो ये समझती है कि हमें बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। 90% लोग आज पाकिस्तान के अंदर जिनसे सर्वे किया गया है वो बेरोज़गारी के हवाले से परेशान है कि यार पता नहीं हमारी नौकरी रहती है कि नहीं रहती। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकली मैं, और ये फैक्ट है, मैं लोगों से मिलता हूँ जो एक परेशानी का आलम है महंगाई की वजह से, जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पता नहीं कितने कितने सालों से सेटल थे यहाँ पे और अब वो कहते हैं कि यार हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं और कहीं बाहर चले जाएं क्योंकि यहाँ पे हमें
अनसर्टिनिटी जो है वो उसकी वजह से हमें अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। इसके अलावा एक सर्वे के अंदर एक और जो सवाल किया गया कि ये बताइए कि कितने फ़ीसद लोगों को ये पता लगा कि जी वो आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो बेरोज़गार हो गए हों। तो 52% ने कहा कि जी हम किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते जो बेरोज़गार हुआ हो। 48% ने कहा कि जी हम ऐसे अफराद को जानते हैं जो बेरोज़गार हुए हैं। इसके अलावा लोगों से ये भी सवाल किया गया कि कितने फ़ीसद लोग ये समझते हैं कि उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर आम जो सार्फिन होते हैं उनको घरेलू अशिया या ज़ाती अशिया ख़रीदने के हवाले से उन्होंने मुश्किल महसूस की हो। तो 89% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमें मुश्किलात महसूस हुई अपनी ज़ाती अशिया ख़रीदने में। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट मेरे ख्याल में ये फिगर कभी भी कम नहीं होगा ये फिगर कभी भी कम नहीं होगा। ये ना आज से 5 साल पहले कभी कम होगा, ना आज से 10 साल पहले, और ना आने वाले 5-10 साल के अंदर। जाहिर बात है इंसान की ख्वाहिशात हैं, वो यही समझता है कि यार मुझे ये भी चीज़ मिल जाए। पहले वो छोटी गाड़ी 800 सीसी की गाड़ी कहता है, फिर कहता है 1300 सीसी आ जाए, फिर कहता है 1600 आ जाए, फिर कहता है 2000 सीसी आ जाए, फिर कहता है जी 2800 सीसी की मेरे पास प्राडो आ जाए, फिर वो कहता है जनाब मेरे पास 3500 सीसी की लैंड क्रूजर आ जाए। इंसान का पेट जो है वो वैसे ही कभी नहीं भरता, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं सिर्फ ये आप लोगों के हवाले से जो सुन रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद भी शामिल हूँ। जाहिर बात है हमारी भी इसी तरह ख्वाहिशात ज़रूर होती हैं, तो ये सिलसिला तो खैर कम नहीं होता। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो पंजाब असम्बली के हवाले से मैं एक मिस कर गया था। वो ये है कि पंजाब असम्बली में इस बात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फटा पड़ा हुआ था जी ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। तो वो फैसला जनाब अब हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब्तैन खान साहब का नाम जो है वो फाइनल किया है ऑपोजिशन लीडर के तौर पे। सब्तैन खान साहब कौन है जी? सब्तैन खान साहब का ताल्लुक मियाँ वाली से है, और सब्तैन खान साहब के ऊपर जो है वो नैब की तहकीकात भी हुई थी। सब्तैन खान गिरफ़्तार भी हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर ही गिरफ़्तार हुए थे। एक ज़माने में सब्तैन खान साहब का नाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए भी लिया जाता था, गर्दिश कर रहा था। और मेरा ख़्याल में ये बेसिकली एक ट्रूस हुआ है। ट्रूस किस चीज़ का हुआ है कि 2 ग्रुप्स, मैंने कल भी इस पर वीलॉग किया था कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब के करीबी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप है वो राजा बशारत को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहता था, जबकि दूसरी साइड के ऊपर जो है वो उस्मान बुज़दार साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो किसी और को वज़ीर आला बनाना, वो सॉरी ऑपोजिशन लीडर बनाना चाहते थे। लेकिन सब्तैन खान का नाम जो है मुझे लग रहा है दोनों साइड्स ने जो है वो ट्रूस के तौर पे इस्तेमाल किया है। अच्छा, इकॉनमी के हवाले से जो बात हो रही है वो एक और ख़बर इस सिलसिले में अंसार अब्बासी साहब की आज जंग के अंदर ये खबर आई है, और वो ख़बर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका के बाद चीन से भी एक साइफ़र आ गया है। अब ये साइफ़र का मामला क्या है? वो परेशानी वाला साइफ़र नहीं है। ये साइफ़र ये है कि जनाब चीन जो है वो पाकिस्तान को कम शरह के ऊपर $2 अरब सूद देने के लिए राज़ी हो गया है। और साथ ही साथ ये भी ख़बर में लिखा गया है कि शहबाज शरीफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में जो ताल्लुकात हैं वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। ठीक है, वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। वो जो एक दूसरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट था पहले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, अंसार अब्बासी साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो पहले से भी बेहतर हो गया है। इसमें एक्चुअली अगर इसी खबर को आप एक और ख़बर के साथ रिलेट, अच्छा बाय द वे कल मैं ये देख रहा था, कल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से इमरान खान साहब के लौंडे लपाड़े और जो चमचे सहाफ़ी हैं वो इस तरह की खबरें फैला रहे थे कि जनाब वो चीन जो है वो चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए हैं और चीन जो है वो तो पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं करा रहा, शहबाज शरीफ वहाँ पे जाना चाहते हैं और कोई ऐसी बात नहीं हो रही। वो अंसार अब्बासी साहब की खबर ने जो है वो उसमें से भी सारी फूक निकाल दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि शेख रशीद साहब ने एक और जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी हुकूमत को चीन से जो इमदाद मिली है वो फ़ौज की वजह से मिली है। और अगर ये शेख रशीद साहब ने खुद फरमाया, अगर शेख रशीद साहब की ये बात को मैं इसी तरह ही ले लूँ कि वाकई फ़ौज की तरफ से मिली होगी, लेकिन शेख साहब से एक सवाल कि शेख साहब ये बताइएगा जब आप वज़ीर दाखिला थे और इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब आप लोगों को फ़ौज ने कितने कर्ज़े लेके दिए थे? क्या वो सारे इमरान खान साहब खुद लेते थे या उस वक्त आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की वजह से वो कर्ज़े मिलते थे? चले मैं अब आपको एक और ख़बर आपके सामने ही शेयर कर देता हूँ। वैसे मैंने शायद पहले कभी ये खबर नहीं दी कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वो प्रिंस हैं, वो ये बात जो है एडमिट करते हैं इस बात को कि अगर पाकिस्तान को सऊदी इमदाद जो मिली वो उसकी बहुत बड़ी वजह जो थी वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे, वरना इमरान खान साहब खुद जाके लेकर दिखाएं। तो ये माजी में भी आर्मी चीफ ये किरदार अदा कर चुके हैं और अब इस हुकूमत के अंदर भी ये किरदार अदा हुआ है। अच्छा, आप जाहिर बात है इसके ऊपर बैठ के ठट्ठे तो उड़ा लें शहबाज शरीफ के, जाओ तू की है, तू किड़े पैसे लेके आए हैं, वो 100 दफ़ा आप कर लें। लेकिन इससे एक और बात जो अयां होती है वो अंसार अब्बासी साहब की जो खबर जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे
कि वाकई इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के यानी ताल्लुकात पहले से भी बेहतर हो गए हैं। और अगर ये पहले से भी बेहतर हो गए हैं तो इमरान खान साहब का वो बयान जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीलॉग में कहा था कि जनाब न्यूट्रल्स पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, तो न्यूट्रल्स एक्चुअली कहीं और देख रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल्स आपकी तरफ नहीं देख रहे, न्यूट्रल्स कहीं और देख रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक वरीइंग फैक्टर है। अगर आप इन फंडामेंटल्स को उठा के देखें और इस पूरी इक्वेशन में इसको फिट करें तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के लिए कोई ज़्यादा ठंडी हवाएं जो है वो पिंडी से नहीं आ रही। हो सकता है आगे चल के आना शुरू हो जाएं, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर आज जंग अखबार के अंदर आई है वो फराह खान उर्फ फराह गोगी। ठीक है, मैं कभी भी इनको डायरेक्ट फराह गोगी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता लगा कि अताउल्लाह तारड़ को जो है वो इन्होंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा है और उसके अंदर एक जुमला लिखा है उन्होंने कि भाईजान ये फराह गोगी क्या लफ्ज़ होता है। फराह गोगी कुछ नहीं है, फराह खान है मेरा नाम। तो इसलिए मैं भी उनको फराह खान कहूँगा। ये उनकी कथी तौर पर जो है वो किसी तौर पर भी तज़ीक नहीं होनी चाहिए। तो फराह खान उर्फ फराह गोगी और एहसन गुज्जर, इनके हवाले से जनाब ये खबर आई है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनको घर के फ़र्द के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था बनी गाला के अंदर। कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसमें यह कहा जाता था कि जनाब इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था, वरना प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो कैंप ऑफिस होता है या कोई रेजिडेंस होती है उसमें कोई भी आने जाने वाला शख्स जो होता है उसमें इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पर बाहर खड़े होते हैं, वो मौजूद होते हैं, वो रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि भाई मुल्क के वज़ीर आज़म के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारा रिकॉर्ड चेकिंग होती थी। लेकिन इनके हवाले से ये खबर ये कहती है कि जनाब ये कह दिया गया था कि इनका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको कहा गया था कि जी इनको आप घर का फ़र्दी तस्वुर करें, तो इसलिए इनके लिए रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत नहीं है। अब एक मिनट के लिए इस चीज़ को, ये जो कुछ भी ये अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अब आप इसको ज़रा वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी जिसकी बात हो रही थी ना उसके साथ आप रिलेट करें तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अया होती हैं। और फराह खान के हवाले से, उनके रोल के हवाले से पिछली हुकूमत में जो जो इल्ज़ामात लगते हैं उनको वज़न मिलना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग नून जो बार बार कहती है जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के हवाले से फराह खान जो है वो सारा किरदार अदा करती थी, उस्मान बुज़दार की तैनाती से लेके डिप्टी कमिश्नर और DPOs तक की तैनाती के हवाले से जो इल्ज़ामात लगते हैं इन लोगों के ऊपर, उसको उस बात को वज़न मिलना शुरू हो जाता है कि भाई ज़ाहिर बात है एक कपल जिसका इतना तगड़ा एक्सेस था मुल्क के वज़ीर आज़म के घर तक कि इंटेलिजेंस को भी ये कह दिया गया था कि जनाब आपको कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जड़ें कहाँ तक जाती होंगी। अब तक के लिए इतना ही, अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।